हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 21 नवंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़, वर्क बिगिंस टू रिपील फार्म लॉस, यूनियंस प्रेस अदर डिमांड्स। तो संयुक्त किसान मोर्चा जो कि फार्मर्स के प्रोटेस्ट को हेड कर रहा था, इसका ये कहना है कि अभी सारी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई हैं, अभी कुछ डिमांड्स बची हैं। पहली डिमांड इनकी ये थी, स्टैट्यूटरी गारंटी फॉर अ फेयर एमएसपी। तो यहाँ पर एमएसपी के लिए इनको लीगल गारंटी चाहिए, तो उसके लिए एक लॉ आना चाहिए। तो एक डिमांड ये बची हुई है। दूसरी बात ये चाहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसका भी विड्रॉल हो। और तीसरी बात ये चाहते हैं कि कुछ एयर क्वालिटी रेगुलेशंस में यहाँ पर फार्मर्स को पिनलाइज किया जा सकता है फॉर द पोल्यूशन। तो ये चाहते हैं कि फार्मर्स को उन पीनल क्लॉजेस से बाहर निकाला जाए। तो एंड टू की फार्मर्स आउट ऑफ पीनल क्लॉजेस रिलेटेड टू स्टैट्यूट्स ऑन एयर क्वालिटी रेगुलेशन इन दिल्ली। बाकी इनका ये कहना है कि जिन भी प्रोटेस्टर्स की डेथ हुई है, पिछले एक साल से एजिटेशन चल रहा है, तो उनकी मेमोरी में एक मेमोरियल बिल्ड किया जाना चाहिए। तो इट डिमांडेड दैट अ मेमोरियल बी बिल्ट इन मेमोरी ऑफ प्रोटेस्टर्स हु डाइड ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। तो ये कुछ इनकी डिमांड्स अभी हैं जो कि रह गई हैं। बाकी 3 फार्म लॉस को रिपील करने की डिमांड थी, वो तो फुलफिल हो गई है, लेकिन अब इनकी कुछ डिमांड्स रह गई हैं, जिसके कारण अभी इनका जो प्रोटेस्ट है चलता रहेगा। बैलेंसिंग एक्ट इन राजस्थान, ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर कैबिनेट को रीशफल किया गया, तो पंजाब के बाद यहाँ पर राजस्थान में भी कैबिनेट को रीशफल किया जा रहा है। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो जो फॉरेन लिक्वर है, इंपोर्टेड फॉरेन लिकर, उसके ऊपर यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी को कट किया जा रहा है लगभग 50% से। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज स्लैश्ड एक्साइज ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड फॉरेन लिकर बाई 50% टू कर्ब इंटर स्टेट स्मगलिंग। अब इनको क्यों करने की ज़रूरत पड़ी कम, क्योंकि गोवा, दमन, दीव, यहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटी थी वो कम लगती थी और महाराष्ट्र में ज़्यादा लगती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटर स्टेट स्मगलिंग होती थी और यहाँ पर जो स्टेट है उसको रेवेन्यू नहीं मिल पाता था। तो इंटर स्टेट स्मगलिंग ना हो और स्टेट को रेवेन्यू मिलता रहे, जिसके चलते इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम एक्साइज ड्यूटी को लगभग 50% तक कट कर देंगे ऑन इम्पोर्टेड फॉरेन लेकर। अब हॉकी डिप्लोमेसी, अब वापस यहाँ पर पीपल टू पीपल एंगेजमेंट इंडिया और पाकिस्तान में शुरू हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया गया। अब उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान की मेन जूनियर हॉकी टीम जो है वो दिल्ली पहुँच चुकी है जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है, तो इंडिया में भुवनेश्वर में हो रहा है नवंबर 24 से दिसंबर 5 तक। तो यहाँ पर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है, तो इंडिया के भुवनेश्वर में हो रहा है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। जो बीएमसी है उसे फर्स्ट प्राइज मिला इन द कैटेगरी ऑफ इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन स्वच्छ सर्वेक्षण अंडर स्वच्छ भारत मिशन। बाकी जो मुंबई है वो बेस्ट मेगा सिटी डिक्लेयर हुआ है इन द कैटेगरी ऑफ सिटीज़ जिसकी पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है। तो बीएमसी को इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस की कैटेगरी में यहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ मिला है और मुंबई को यहाँ पर बेस्ट मेगा सिटी कैटेगरी में, जहाँ पर 40 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर डिक्लेयर किया गया है बेस्ट मेगा सिटी। आगे चलते हैं। अब IFFI चल रहा है, तो यहाँ पर किसको क्या प्राइज़ मिला हम देख लेते हैं। तो 52nd एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बिगिन इन गोवा ऑन सैटरडे। तो यहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हो रहा है। इसमें हॉलीवुड लेजेंड मार्टिन स्कॉर्सीज एंड हंगेरियन डायरेक्टर इस्टवान साज़बो को यहाँ पर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर मार्टिन स्कॉर्सीज और यहाँ पर इस्टवान साज़बो को यहाँ पर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अब हम इनके कुछ वर्क्स भी देख लेते हैं। तो साज़बो, जिनकी 1981 फिल्म मेपिस्टो को हंगरी का पहला ऑस्कर मिला था फॉर बेस्ट फॉरेन फिल्म, और अब इनको मिल चुका है इंडिया में यहाँ पर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके अलावा यहाँ पर जो हेमा मालिनी है उनको इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021 मिला है। बाकी यहाँ पर सबसे पहला जो प्रीमियर किया जाएगा वो इंटरनेशनल प्रीमियर में सबसे पहली स्क्रीनिंग की जाएगी यहाँ पर स्पेनिश म्यूजिकल द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। बाकी यहाँ पर जो IFFI हो रहा है, यहाँ पर जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, सोनी, क्योंकि अब ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि किसको कौन से प्राइज़ मिले हैं। तो स्कॉर्सीज, मार्टिन स्कॉर्सीज, इस्तवान साज़बो को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। यहाँ पर जो साज़बो हैं उनकी 1981 फिल्म में मेपिस्टो, जिसको हंगरी का पहला ऑस्कर भी मिला था, और यहाँ पर फिल्म पर्सनालिटी का अवार्ड हेमा मालिनी को मिला है। और बाकी तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। साइंस सर्वे क्या होता है, तो साइंस सर्वे अंडर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन। तो साइंस सर्वे इज अ प्रोसेस ऑफ जॉटिंग डाउन द रिकॉर्ड्स ऑफ साइंस दैट शो टाइगर प्रेजेंस। तो यहाँ पर टाइगर के प्रेजेंस के कोई भी साइन ऑफ, फॉर एग्जांपल पग मार्क्स, स्क्रैच मार्क्स ऑन ट्रीज, तो उसको नोट डाउन किया जाता है, क्योंकि सर्वे के लिए ये यूजफुल होता है। अगर यहाँ पर टाइगर का एस्टिमेशन लगाना है तो पग मार्क्स से भी यहाँ पर टाइगर को एस्टिमेट किया जा सकता है। तो आपको साइंस सर्वे बस पता होना चाहिए कि किससे लिंक्ड है। अब यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण का ही रिजल्ट है कि किसको कौन सी रैंकिंग मिली। तो इंदौर जो है लगातार 5वें साल यहाँ पर
क्लीनेस्ट सिटी बना है। तो इंदौर हैज़ बीन रैंक्ड इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 5th ईयर इन अ रो बाय स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। जो सूरत और विजयवाड़ा है वो सेकंड और थर्ड नंबर पे हैं। तो सूरत यहाँ पर सेकंड क्लीनेस्ट सिटी है और यहाँ पर विजयवाड़ा थर्ड क्लीनेस्ट सिटी है विद ओवर 10 लाख पॉपुलेशन। यहाँ पर स्मॉलर सिटीज़ में जिसमें 1 से लेकर 10 लाख तक पॉपुलेशन, उसमें न्यू दिल्ली रैंक 1 पर है, उसके बाद अंबिकापुर इन छत्तीसगढ़ एंड देन तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। एक गंगा टाउन की कैटेगरी है, उसमें वाराणसी को रैंक 1 मिली है। तो वाराणसी वॉज रैंक द क्लीनेस्ट इन द गंगा टाउन कैटेगरी फॉलोड बाई मुंगेर एंड पटना। जहाँ पर 100 अर्बन लोकल बॉडीज से ज़्यादा है तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ टॉप पर रहा है फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। उसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। जहाँ पर 100 अर्बन लोकल बॉडीज से कम है तो वहाँ पर झारखंड टॉप पर रहा है, देन हरियाणा एंड देन गोवा। अहमदाबाद को यहाँ पर क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट का मिला है। तो अहमदाबाद कैंटोनमेंट वॉज एडजस्ट क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट फॉलोड बाई मेरठ कैंटोनमेंट एंड दिल्ली कैंटोनमेंट। प्रेरक दौर सम्मान, अब यहाँ पर प्रेरक दौर सम्मान एक नई कैटेगरी यहाँ पर इंक्लूड की गई थी, जिसमें यहाँ पर इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एंड तिरुपति को यहाँ पर कैटेगराइज किया है दिव्या प्लेटिनम। जो महाराष्ट्र लगभग उसको 92 अवार्ड्स मिले हैं, सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी है। उसके बाद इंदौर के बाद यहाँ पर सूरत एंड देन विजयवाड़ा जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। फिर यहाँ पर स्मॉलर सिटीज़ में जहाँ पर 1 से 10 लाख की पॉपुलेशन है तो उसमें न्यू दिल्ली को नंबर 1 कैटेगरी में रखा गया। गंगा टाउन कैटेगरी में वाराणसी नंबर 1 पे है। जहाँ पर 100 अर्बन लोकल बॉडी से ज़्यादा है तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ टॉप रैंक पे है। जहाँ पर 100 अर्बन लोकल बॉडी से कम है वहाँ पर झारखंड टॉप रैंक पे है। अहमदाबाद कैंटोनमेंट यहाँ पर क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट है और यहाँ पर प्रेरक दौर सम्मान में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एंड तिरुपति इनको कैटेगराइज किया गया है दिव्या कैटेगरी में। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर तमिलनाडु एक पॉलिसी लेकर आ रहा है। तो नोन फॉर पायनरिंग द मिड डे मील स्कीम्स, तो मिड डे मील स्कीम जो है वो भी तमिलनाडु ने ही पायनर की थी। उसके बाद बाकी सारे स्टेट्स ने पिकअप की। तमिलनाडु जो है इन्फेंट और न्यू नेटल मोर्टेलिटीज़ में यहाँ पर तमिलनाडु का लोएस्ट रेट देखा जाता है। तो तमिलनाडु ऑल्सो हैज़ द लोएस्ट रेट्स ऑफ इन्फेंट एंड न्यू नेटल मोर्टेलिटीज़ एंड प्रेवलेंस ऑफ स्टंटिंग। तो देखा जाए तो तमिलनाडु जो है वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट कम है, स्टंटिंग कम है। इट्स प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट रेट, यहाँ पर जो इनरोलमेंट रेट है वो भी ज़्यादा है। और यहाँ पर इन्होंने एक और पॉलिसी लेकर आए हैं बच्चों के वेलफेयर के लिए, ताकि यहाँ जो है सोशल वेलफेयर सिस्टम में इन्वेस्ट किया जाए और यहाँ पर बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो सके। तो अब ये लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट सैटरडे रिलीज अ पॉलिसी जो कि यहाँ पर इंश्योर करेगी हेल्थ, न्यूट्रिशन और एक्सेस टू स्कूलिंग में यहाँ पर बच्चों की एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो सके। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैन न्यूट्रिशन को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा, अनीमिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड सेक्स रेशियो, फुल इम्यूनाइजेशन, बॉडी मास इंडेक्स, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एट हाई एंड हायर सेकेंडरी लेवल। अब ये हेल्थ इंटरवेंशंस करेंगे कैसे। तो पहला ये जो 1000 दिन होते हैं स्टार्टिंग के, उस पर बच्चे पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो फीटी साइड है उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। चाइल्ड मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी मेजर्स लिए जाएंगे ताकि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें बर्थ के ऊपर। अगर यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से वो तैयार नहीं होते हैं पेरेंटिंग के लिए और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। पब्लिक हेल्थ सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाएगी। न्यूट्रिशन को यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा, चाइल्ड केयर एक्सेस इंश्योर की जाएगी। तो बेसिकली ये सब करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो और भी बैरियर्स हैं एजुकेशन को लेकर उसको यहाँ पर दूर करने की कोशिश की जाएगी। जेंडर एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, जेंडर एंड सोशल एक्सक्लूजन, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ये लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस अभी ज़्यादा पॉलिसी में और कुछ डिटेल्स दी नहीं गई हैं, बाकी और भी डिटेल्स आएंगी तो हम देख लेंगे। अब यहाँ पर EPFO की बोर्ड मीटिंग हुई है तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये लोग अब यहाँ पर AIF में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट ऑन अ केस टू केस बेसिस। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ जो कि EPFO की बॉडी होती है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ऑफ रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO ऑन सैटरडे अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू 5% ऑफ इट्स एनुअल डिपॉजिट्स। तो इनके जो भी 5% यहाँ पर एनुअल डिपॉजिट्स हैं ये अब न्यू एसेट क्लास हैं जो कि यहाँ पर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेट्स में यहाँ पर भी ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये लोग अभी सिर्फ पब्लिक इन्वेट्स में करेंगे, प्राइवेट इन्वेट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा बोर्ड ने एम्पावर किया है फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमेटी को कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन केस टू केस बेसिस पर लें। EPFO जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगी लेकिन सिर्फ पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स पे करेगी। तो एट प्रेजेंट यहाँ पर जो NHAI और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किए हैं पब्लिक सेक्टर इन्वेट्स, तो ये लोग सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करेंगे। एट प्रेजेंट वी हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन ओनली न्यूली एडेड गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, देयर इज़ नो परसेंटेज फॉर दैट। तो यहाँ पर अभी सिर्फ ये लोग पब्लिक इन्वेट्स में ही इन्वेस्ट करेंगे, प्राइवेट इन्वेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो EPFO वो लगभग 15% जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में कर सकता है, जो भी यहाँ पर रूल्स है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 15% ही यहाँ पर इक्विटी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। यहाँ पर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, EPFO जो डिसाइड करती है कि EPFO में फ़ंड कहाँ इन्वेस्ट करने, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि लगभग यहाँ पर जो 5% एनुअल डिपॉजिट हैं वो यहाँ पर AIF में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, इन्वेट्स में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन
सिर्फ पब्लिक सेक्टर के इन्वेस्ट्स में इन्वेस्ट किए जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्ट्स में इन्वेस्ट नहीं किए जाएंगे। बाकी यहाँ पर एसेट मोनेटाइजेशन हो रहा है MTNL और BSNL के एसेट्स का। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन एट MTNL एंड BSNL। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें हम कुछ देख लेते हैं। हैप्पी विद माई हिंदुज़म, यहाँ पर एक पोइट का जिक्र किया गया है, कन्या पून गुरनानर। तो ये कौन है? कन्या पून गुरनानर वॉज बोर्न अ फ्यू किलोमीटर्स अवे इन अ विलेज कॉल्ड पून गुनराम। अब ये जो है, ये एक पोइट हैं जो कि संगम एज में रहे होंगे। ही वॉज अ पोइट हु लिव्ड इन द संगम एज बिटवीन 66th सेंचुरी BCE एंड 1st सेंचुरी CE। इनकी एक पोएम है जिसकी यहाँ पर स्टार्टिंग लाइन से यादुम उरे यावरुम केलिर। इसका मतलब ये होता है एवरी प्लेस इज़ माई विलेज, एवरी वन इज़ माई रिलेशन। और इसके अलावा ये जो लाइन है इनकी, ये यूनाइटेड नेशंस के वॉल पे भी इंस्क्राइब है। तो यहाँ पर आपको पोइट पता होना चाहिए, संगम एज में ये पोइट रहे थे। बाकी इनकी जो लाइन है वो पता होनी चाहिए। जो तमिल लिटरेचर है वो यहाँ पर हिंदू या हिंदुज़म का जिक्र नहीं करता है। तो तमिल लिटरेचर रिकॉर्ड्स द रिलीजन्स ऑफ दैट एज इज शैवम एंड वैष्णवम। तो इस रिलीजन का जिक्र करता है कि शैवम हुआ करता था, वैष्णवम हुआ करता था। जैनिज्म और बौद्धम बाद में आए। तो समानम जैनिज्म एंड बौद्धम बुद्धिज्म वर लेटर रिलीजन्स। यहाँ पर हिंदू और हिंदुज़म जैसा वर्ड्स का यहाँ पर जिक्र नहीं है। बाकी यहाँ पर ऑथर ने बताया कि हिंदुज़म क्या होता है। तो हिंदुज़म बात करता है कि सिर्फ हिंदुज़म एक ट्रू रिलीजन नहीं है, बाकी सारे रिलीजन को भी वो ट्रू रिलीजन मानता है। तो आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच इज टॉट द वर्ड both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration but we accept all religions as true. बाकी जो इंसान है वो हिंदू रह भी सकता है अगर वो किसी भी गॉड में ना माने। तो देयर आर मैनी ऑफ ईच एंड हिंदू इज फ्री टू चूज अमंग द मैनी और रिजेक्ट ऑल। तो यहाँ पर हिंदू में बहुत सारे गॉड्स और गॉडेसेस है, यहाँ पर सबको मान भी सकते हो, सबको रिजेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप सबको रिजेक्ट भी करो स्टिल यू आर हिंदू। तो एग्नोस्टिक हो, एथीस्ट हो, उस वो भी हिंदू हो सकता है। तो इस आर्टिकल में और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। अब हम वर्ड पेज डिस्कस कर लेते हैं। नासा सीक्स आइडियाज़ फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन अ मून। अब नासा चाहता है कि न्यूक्लियर फिजन पावर प्लांट यहाँ पर मून पे लगाया जाए, तो उसके लिए आइडियाज़ मांग रहे हैं। तो ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पर जो रशिया है उसने अपनी आर्मी लगा रखी है यूक्रेन के बॉर्डर पे। तो रशियन ट्रूप बिल्डिंग नियर यूक्रेन हैज़ लेफ्ट द US। अब US को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर यूक्रेन के आसपास इन्होंने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है। तो ये चाहते क्या है रशिया वाले। अब यहाँ पर जो अमेरिका, उसके पास कुछ ही ऑप्शन है जो कि अमेरिका कर सकता है। अमेरिका पहली बात तो ये कि रशिया के ऊपर और ज़्यादा सेंक्शंस लगा दे, लेकिन रशिया के ऊपर और ज़्यादा सेंक्शंस लगाने से कुछ होगा नहीं। अगर यहाँ पर USA भी अपनी ट्रूप्स लगाने लग जाए या तो फिर यहाँ पर यूक्रेन को और ज़्यादा यहाँ पर हथियार देने लग जाए, तो उसकी वजह से रशिया एग्रेसिव स्टांस भी ले सकता है। और इसके अलावा जो रशिया है वो और ज़्यादा अगर गुस्सा हो गया तो यहाँ पर जो यूरोप को एनर्जी एक्सपोर्ट करता है तो वो रशिया पूरी तरीके से बंद कर देगा। तो यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस आ सकती है यूरोप में। बाकी अगर यूक्रेन को यहाँ पर जो USA है वो और ज़्यादा यहाँ पर वेपन्स प्रोवाइड करे। तो रशियन ट्रूप बिल्डिंग नियर यूक्रेन हैज़ लेफ्ट द US विद वेरी फ्यू गुड ऑप्शंस। क्योंकि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्पॉन्स करना चाह रहा है, लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आ रहा रिस्पॉन्स करना कैसे है। एक्सपर्ट से मोर US सेंक्शंस, अगर US और ज़्यादा सेंक्शंस लगाएगा तो उससे रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इतने सारे सेंक्शंस तो लगे हैं, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयर हैव बीन कॉल्स फॉर द US टू प्रोवाइड मोर वेपन्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये बात की जा रही कि ज़्यादा वेपन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो यूक्रेन को, ताकि और यहाँ पर लार्जर प्रेजेंस रखो खुद की ब्लैक सी के आसपास। तो यहाँ पर USA अपनी प्रेजेंस बढ़ाए ब्लैक सी के आसपास और यूक्रेन को ज़्यादा वेपन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर दें। बट दीज मेजर्स रिस्क रशिया इंक्रीजिंग इट्स ट्रूप्स। लेकिन अगर यहाँ पर US यहाँ पर वेपन्स देने लग गया तो कहीं रशिया और ज़्यादा यहाँ पर ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट ना कर दे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स है यूरोप को वो भी यहाँ पर रशिया बंद कर सकता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। रशिया ने 2014 में यूक्रेन का एक पार्ट एनेक्स कर लिया था, क्रीमियन पेनिनसुला। तो रशिया सीज्ड यूक्रेन्स क्रीमी पेनिनसुला इन 2014 एंड एन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन ईस्टर्न यूक्रेन। तो उसके बाद वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा काइव और रशियन बैक्ड रेबल्स, जिसको दोनबास के नाम से जाना जाता है। और उस समय लगभग 14,000 लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशन फिर से ना आए तो उसके लिए यहाँ पर इनको कुछ करना चाहिए। वियतनामीज वर्कर्स एट चाइनीज़ फैक्ट्री इन सर्बिया डेस्परेट फॉर हेल्प। तो यहाँ पर चाइनीज़ की एक टायर फैक्ट्री है सर्बिया में, और वहाँ पे वियतनाम के लोग काम करते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। बेसिकली उनकी ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट किया जाता है। तो दे आर शिवरिंग इन बैरिक्स विदाउट हीट, गोइंग हंग्री एंड हैव नो मनी। तो यहाँ पर जो चाइनीज़ के एम्प्लॉयर, उन्होंने उनका पासपोर्ट ले लिया, उनको सैलरी भी नहीं देती। अब उनका पासपोर्ट वीज़ा सब ले लिया, जिसकी वजह से ये जो एम्प्लॉयज़ हैं वापस वियतनाम भी नहीं जा सकते हैं। तो दीज आर द वियतनामीज वर्कर्स हु आर हेल्पिंग बिल्ड द फर्स्ट चाइनीज़ कार टायर फैक्ट्री इन यूरोप। तो यहाँ पर सर्बिया में चाइनीज़ की कार टायर फैक्ट्री में लोग काम करते थे। तो इनको एग्रीमेंट वगैरह साइन कराया गया था, इनको लेकर आया गया, लेकिन इनको नहीं पता था कि इनके साथ ऐसा किया जाएगा। बाकी यहाँ पर जो चाइनीज़ की कार टायर फैक्ट्री है वो पोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स को तो वॉयलेट करती ही करती है, साथ में यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन भी कर रही है।
पॉपुलिस्ट रन सर्बिया इज़ अ की स्पॉट फॉर चाइनीज़ एक्सपेंशन। तो यहाँ पर चाइना अगर यूरोप में एक्सपेंशन करना चाहता है तो उसका मेन टारगेट होता है सर्बिया। अब वो सर्बिया में टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन जो सर्बिया में वो लोग जो भी यहाँ पर वो एम्प्लॉयज़ लेकर आ रहे हैं तो उनका ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सर्बियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। तो देखने वाली बात है कि सर्बियन गवर्नमेंट कब आवाज़ उठाती है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।